नमस्कार दोस्तों, आप हैं द साइलेंट जोन पर। हम सुन रहे थे चित्रा मुद्गल जी की कहानी त्रिशंकु। ये है त्रिशंकु का दूसरा व आखिरी भाग। चलिए शुरू करते हैं। वो खुद भी परेशान है। हमाली वाकई उसके बस की नहीं। पिछले 6 रोज से वो रफीक के घर के चक्कर लगा रहा है। रफीक न जाने कहाँ बिलाया हुआ है। भेंट ही नहीं हो पा रही। रफीक से उसे बड़ी उम्मीदें हैं। पिछले हफ्ते रफीक ने कहा था, एरी फेरी लगाने की चक्कर छोड़, मेरे साथ धंधे पर खप। माँ कसम खीसे पत्थर के सिलवाने पड़ेंगे, पत्थर के। रफीक का धंधा क्या है उसे खबर नहीं। चलो जो भी हो, मगज पच्ची से क्या फायदा। करना है तो करना है। आम बिना गुठली के आम नहीं, साथ उसको भी चाटना पड़ता है। आम खाना है, गुठली नहीं चाटनी। कैसे चलेगा। उधेड़ बुन खत्म हुई। अब रफीक गधे के सिर से सिंग सा गायब है। हसन चाचा से भी कह रखा है कि उसके लायक कोई भी काम हो तो बेझिझक बताएं। संगी साथी भी जानते हैं। परसों बहराम पाड़ा वाले चंदू ने उसे घर आकर खबर दी थी कि उसके लायक एक नौकरी है। बांद्रा स्टेशन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो चाय पानी की कैंटीन है, उसमें एक छोकरे की सख्त जरूरत है। उसके मिलते ही नौकरी पक्की। वो फौरन मिलने गया, लेकिन कैंटीन वाला बेईमान लगा। पगार 20 से ऊपर एक पाई नहीं। खाना नाश्ते के नाम पर सिर्फ चाय पाव। ड्यूटी सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक। उसे नहीं जमा। चाय पाव पर दिन कैसे कटेगा। घर की कुंडी खड़की। माँ बाप, लक्ष्मी अम्मा, हसन चाचा, कौन हो सकता है। कौन। वो किवाड़ों की ओर लपका। खोलते ही सामने रफीक को खड़ा देख खुशी से उछल पड़ा। उछलकर लिपट गया। अम्मा ने खबर दी कि तूने रोज चक्कर मारे। मारे ना, पण तू किधर। अपन हफ्ता भर के वास्ते अहमदाबाद होता। अहमदाबाद। तू नहीं समझेगा, वो छोड़। तू काम की बोल। क्या बोल। बात हुई थी ना तेरे से। हुई। मैं धंधा करने को मांगता। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया। बाहर मेरे राजा, आया ना लाइन पे। अबे पहले नक्शा क्यों मारा। चल, देर से आया दुरुस्त आया। केले की फेरी करेगा। टिरेन में रुमाल कंगी आरसी बेचेगा। तो साला बेच कंगी आरसी। रफीक ने मखौल उड़ाते हुए गर्मजोशी से उसकी पीठ पर धोल जमाई। रफीक की धोल से यारी टपकी। वो खिसियाया। केले की फेरी मारी ना 2 दिन लोकल में। खुद खाया कि बेचा। बेचापन। जवाब में हंस पड़ा। देखो, धंधा तो बहुत धासु है, परंतु लल्लू के माफिक रहेगा तो नहीं चलेगा। तू बोल तो। उसने चुनौती स्वीकारी। हिम्मत करेगा। हिम्मत की मत पूछ। उसे ताव चढ़ाया तो सुन। रफीक उसका हाथ अपने हाथ में आत्मीयता से दबाकर कान में फुसफुसाया। सुनते ही वो करंट खाया सा छिटक कर अलग हो गया। पन पुलिस का लफड़ा। हो गया राजा तेरे से धंधा। रफीक ने खिल्ली उड़ाई। फिर तो बबुआ मुंह में चूसनी डाल के बैठ। चूसनी क्या। काय को मेरी फिरकी लेता। कभी किया नहीं ना, तो जरा लफड़ा विफड़ा से डर लगता। पन करेगा मैं। जो बोलेगा वो करेगा। ये हुई ना मर्द वाली बात। प्रसन्नता से उसके हाथ पर अपना हाथ पटकता हुआ रफीक खिल गया। समझाता हुआ बोला, रिसक तो है, पर तू ठहरा अपना पुराना यार। जमाएगा तुझको। ये 100 का पत्ता रख, खर्च विरच को। दूसरे रोज वो पूरी तरह हिम्मत बटोर कर बताए हुए थिएटर की बुकिंग खिड़की पर ठीक 9:30 बजे जा खड़ा हुआ। काफी भीड़ थी। रफीक ने कहा था कि खिड़की पर पहुंचकर वो बुकिंग क्लर्क के सामने 3 उंगलियां उठा दे। 20 टिकट उसके खीसे में होंगे। सब कुछ गुपचुप व होशियारी से होना चाहिए। बगल वाले को भनक ना हो। चौकस सतर्कता बरती उसने। पलक झपकते 20 टिकट उसकी जेब में थे। 10 3 के 6 के 100 के, बाकी 6 से 9 के। रफीक ने यह भी कहा कि अभी इतनी ही टिकटों से उसे बेचने का गुर सीखना होगा। गिराक को सेंडी लगाने का गुर सीखते ही उसे ज्यादा टिकटें निकालने की जिम्मेदारी उठानी होगी।
टिकटें लेकर सिनेमा हॉल का बरामदा उतरते ही एक काले से गट्टे छोकरे ने उंगली के इशारों से उसे अपनी ओर बुलाया। मैं उसने सक पकाकर अपनी अगल बगल देखा। तू ही, या इधर, चल उधर बेकरी के पिछू चल। थिएटर में तेरा आज पहला दिन है ना, यार लोग ने तेरे को दावत दिया। उसे लगा रफीक ने उनसे भी उसके बारे में कुछ कह रखा होगा, मगर इस कल्लू ने उसे 3 उंगली क्यों नहीं दिखाई। फिर भी वो बिना हिल हुज्जत के सहज भाव से उसके पीछे चल दिया, मगर संकरी गली में पहुंचकर सनका। 6-7 छोकरे उसे चील छपटा वाली मुद्रा में तने खड़े दिखे। उनकी मनसा भापते देर नहीं लगी। वो भाग निकलने की सोचे न सोचे तब तक उनमें से एक ने झपट कर उसकी गर्दन माप ली। 20 टिकट काय के वास्ते खरीदा? तेरे बाप की बारात आती पिक्चर को? वो चुप रहा, खीज हुई अपने पर। भयंकर असावधानी हो गई उससे। मुंह में जवान नहीं, खोल के देख। दूसरे ने पहले को उकसाया। नया ना, शर्माता। खोलेगा, अपने आप खोलेगा। झूठ नहीं चलेगा। सबके सब दाढ़ी मूंछ वाले, उससे तगड़े, मजबूत। उसकी मन से भर भीगी है। बोला, ब्लैक के वास्ते। ब्लैक के वास्ते? उसका ही वाक्य दोहराने के साथ उसे एक ने कॉलर पकड़कर उठाया और तड से जमीन पर पटक दिया। उसके जमीन पर औंधे होते ही लात घूसों की बौछार होने लगी। वे उसकी देह से गेंद की तरह खेलने लगे। ककड़ियों और तीखे डग्गों से होंठ कट गए। कुहनियां छिल गई। खून से भर उठा। दाएं घुटने की हड्डी उतर गई सी लगी। उसे शिथिल हो लुढ़कते लुढ़कते प्रतिवाद न करते देख उनके क्रोध पर छींटे पड़े। उन्होंने हाथ पांव चलाने बंद कर दिए। एक ने उसकी बुसट से टिकट निकाल लिए। दूसरे ने हुमक कर आखिरी लात जमाई। फुट, कल से कंपाउंड में नहीं दिखना। देखा तो एकच टांग पे घूमता दिखेगा। रफीक के बाप का थिएटर नहीं, चेतावनी देकर सातों फुर्र हो गए। दूसरे रोज खासा हंगामा हुआ। रफीक ने उनके गैंग लीडर नारायणा से बात की। दोनों तरफ के छोकरों की भिड़ंत होते होते बची। किसी तरह मामला रफा दफा हुआ। पैसे वापस मिल गए। मुनाफे के साथ टिकट तो उन्होंने बेच ही लिए थे। ये भी समझौता हो गया कि वो फिलहाल उसी सिनेमा हॉल पर खड़ा होगा। नारायणा को कमाई में से उसका हिस्सा देना होगा, रफीक को नहीं। नारायणा को क्यों, रफीक को क्यों नहीं? रफीक ने उसके खरोच खाए कंधे को थपकाया। वो सब पचड़े में मत पड़, तू फकत अपना काम देख। वो भी उनकी तरह चूहे को टोहती बिल्ली सा भीड़ में चक्कर काटने लगा। 3 कछे, 3 कछे, बालकनी 10, बालकनी 10। 25-30 रुपए रोज रात को उसके हाथ में आने लगे। नारायणा और खिड़की वाले क्लर्क श्रीवास्तव बाबू का हिस्सा पहुंचाकर। इतवार की बात कुछ और होती। चारों सौ में कहीं हाउसफुल का पार्टियां टंग जाए तो पोबारा। प्रेम में पड़े छोकरे छोकरियां 50 तक देने को राजी हो जाते। औरों का भी यही हाल। टैक्सी में पैसे फूंक कर आने वाले बिना फिल्म देखे लौटे कैसे? लेकिन ऐसे हाउसफुल और पेसल संडे हफ्तों से ठंडे चल रहे। कोई धांसू पिक्चर ही थिएटर पर नहीं चढ़ी रही। बुकिंग खिड़की के लिए निकलने से पहले वो माँ के हाथ में 20 रुपए रख देता। शुरू में अविश्वास और संकोच से घिरी माँ उससे पैसे के विषय में बार बार पूछती कि आखिर इतने पैसे कहाँ से और कैसे आए उसके पास। वो झूठ बोलता कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है। ट्रक लोड करने के उसे 25 रुपए रोज मिलते हैं। माँ को उसके पैसों की आदत पड़ने लगी है। कभी 10-5 कम देता है तो उसे संभाल कर खर्च करने का उपदेश पिलाने लगती है। आगाह करती कि काम से जी न चुराए। आज नियमित काम मिल रहा है, कल मिले ना मिले। एक बात और, अपनी फिजूल चाट चूट की आदत से भी बाज आए। जो खाना है उसे घर में बनवा कर खाए। दूसरी बीड़ी खत्म कर टांटे को पांव से रगड़कर वो दबे पांव खोली में घुसा, सिटकनी चढ़ाई और चटाई पर पड़ गया। अचरज हुआ, सिटकनी न चढ़ी होने पर। भूल गई शायद माँ। वैसे भूलती नहीं कभी।
हाथ बढ़ाकर धीमी कर दी लालटेन की धीमी लौ दीवारों पर लुपलुपाती। भूरी उजास लिए थर्राने लगी। माँ को आज जल्दी नींद लग भी गई। जल्दी नींद आती नहीं उसे इधर। इस बात का भी विस्मय हुआ। हो सकता है आज अधिक थक गई हो। अचानक महसूस हुआ वो जो समझ रहा है कि माँ गहरी नींद में पड़ी सो रही है उसका भ्रम है। लोहे के पलंग की चरमराहट में उसे किसी तड़पड़ाती बेचैनी की आहट मिली। क्या बात हो सकती है? उसने करवट भर गर्दन उचकाई। स्तब्ध रह गया। अनुमान सही था। पलंग पर उठकर बैठी माँ घुटनों पर ठुड्डी टिकाए टांगों को बाहों से घेरे झोपड़ी की दीवार को एकटक ताकती मिली। माँ की आंखों में पनीली उदासी, आंखों में सीधी न देख पाने के बावजूद उसे साफ दिखाई दी। माँ उसे लेकर तो परेशान नहीं। हो सकता है उसके धंधे की खबर कहीं से लग गई हो उसे। आजकल उसका इलाका बदला हुआ है। वो गेटी गैलेक्सी छोड़कर मलाड के एक नए थिएटर पर धंधा करने लगा है। याद नहीं पड़ता कि वो कभी किसी परिचित से टकराया हो। हाथ बढ़ाकर उसने लालटेन की बत्ती उकसाई। रोशनी कुछ ज्यादा हो जाने से माँ पर कोई असर नहीं हुआ। माँ पूर्ववत बैठी रही। ये भी हो सकता है कि बाप घर आया हो। बाप घर आया होता तो माँ साबुत बैठी नहीं दिखाई देती। उसने भेदती नजर से माँ की देह को टोहने की कोशिश की। कोशिश व्यर्थ गई। बाप के घर आने का कोई अवशेष जख्म के रूप में माँ की देह पर मौजूद नहीं। उफ, कैसी अनाप शनाप अटकलें लगा रहा है। भूल गया कि कल माँ ने ही उसे बताया था कि आज दोपहर वो कमली के घर जाएगी। जोशीबाई सपरिवार 3-4 रोज के लिए अपनी ननंद के घर पुणे जाने वाली है। उनके नंदोई की मौत हो गई है। जोशीबाई के वापस लौटने तक कमली उनके पास ही आकर रहेगी। कमली कहाँ है? कमली को घर पर ही होना चाहिए। माँ कल कितनी खुश थी, उमंग से भरी हुई कि वो कमली के सूने पांव के लिए चांदी की तोड़ियां खरीद कर लाना चाहती है। सयानी हो रही है पुरगी। अब तक कुछ कान गले में नहीं डाला। निर्धन से निर्धन अपनी बेटी को छूछा नहीं रखता। उसे माँ की उमंग से खुशी हुई। कमली के आने की खबर सुनकर तो और भी। हमेशा की जैसा देर नहीं करना। हिदायत नहीं, इसरार किया था माँ ने। चलते फिरते ये सूचना भी दे दी थी कि सिप्पी और कोलमी भात पकाएगी, कमला की पसंद का खाना। बस भागा दौड़ी के चक्कर में याद नहीं रहा कि वो सुबह माँ से जल्दी आने की हामी भर गया था। पुरानी हिट फिल्म लगी हुई है थिएटर में, संगम। राज कपूर, बैजंती माला, राजेंद्र कुमार को देखने के लिए टूटे पड़ रहे हैं लोग। माँ की लंबी निश्वास की दस्तक से उसकी सोच का तार टूटा। कमली आने वाली थी ना? माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया, जैसे उसका प्रश्न कानों में पड़ा ही ना हो। उसने संकोच के साथ अपना प्रश्न दोहराया, नहीं आई? काय को? उत्तर में चुप्पी। काय को नहीं आई? उसके स्वर में उतावली थी। उसको इधर नहीं आने का है। माँ का स्वर कांपा। क्या? माँ सचमुच रो रही थी। अवरोध कंठ से बोली, कमलाज इधर रहने को तैयार नहीं। जिद करके वो उनके साथ पुणे को गई। मैं लेने को गई तो बोली, मैं बाई के साथ जाएगी, मेरे को झोपड़ी में नहीं आने का। पंखा नहीं ना उधर। ऊपर से संडास में लाइन लगाने का लफड़ा। तुमको आदत पड़ गई मोरी में पेशाब करने की। मेरी आदत छूट गई। उसी में पेशाब करना, उसी में बर्तन घिसना, उसी में नहाना। हमको नहीं चलता। हमको सुनकर वो चौंका। ये माँ का शब्द नहीं है। ये अपनी औकात भूल बिल्डिंग वालों की बिरादरी में स्वयं को शामिल कर लेने के मुगालते की छूट है। सुख सुविधाएं खैर उसे क्या मिलनी। सुख सुविधाओं से आटे के घर से पखाने के सामने सतरंजी बिछाकर सो रहने की छूट ही कमली के लिए घी के स्वाद की बनिस्बत उसकी तेज महक पीकर स्वाद पाने की संतुष्टि है, और कुछ नहीं। आम दिखा और गुठली चुसाकर कुत्ता बनाने की कला कोई इनसे सीखे। साली नाटकबाज मास्टरनी जोशीबाई।
घी सूंघा सूंघा कर उल्लू की पट्टी कमली को ऐसा कुतिया बना देगी कि कमली जीवन भर ऊंची इमारतों वालियों की देहरी पर उनकी भांडी घिस झूठन चाट चूट कुतिया सी परकी रहेगी। मामला समझ में आ गया। माँ की पीड़ा बड़ी विदारक है। कुछ छूट जाने कुछ खो जाने की। दारूडिया पति के घोर तिरस्कार से बित्ता बित्ता छलनी हुई माँ अपनी चहेती औलाद की अप्रत्याशित उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। दिमाग ठिकाने नहीं कमली का। हरामखोर को चर्बी चढ़ गई। झापड़ क्यों नहीं चढ़ा दिया जोशीबाई के सामने? स्टैंडर्ड मारती माँ के सामने। वो क्षुब्ध हो उठा। उसे लगा कमली ने उसके मुंह पर भी थूक दिया। हर समय दादा दादा करने वाली कमली के दिल में उससे मिलने की कोई ललक शेष नहीं। तू कुछ भी बोल, ये मास्टरनी पर अपने को खातरी नहीं। आने दे लौट के पुणे से, मैं देखता। उसके स्वर में आग थी। माँ ने गर्दन घुमाई। फायदा नहीं, अपना सिक्का खोटा। अब भी रोने का नहीं। तेरे को मेरा शपथ, सो जा। कल सुब्बू मेरे को अपने साथे उठाना। जल्दी बुलाया सेठ, कहकर उसने अपने चेहरे को कोहनी से ढक लिया। काफी देर बाद माँ के लेटने की आहट हुई। उनके करवट भर लेने के बावजूद उसने महसूस किया कि माँ सो नहीं पा रही। घुमड़ घुमड़ कर सिसकियां भरने लगती है। उसे परेशानी हुई। उठाकर उसे मनाए। मनाए कैसे? कहे क्या? जो थोड़ा बहुत दुख का आवेग कम हुआ है, फिर न लौट पड़े। अपने बिस्तर पर उठ बैठा। कुछ देर बैठा रहा। माँ की सिसकियों का अंतराल बढ़ रहा है। बड़ी देर तक कोई सिसकी नहीं आई तो बिस्तर पर ढीला हो गया। कल बड़ी धांधल है। अमिताभ बच्चन की फिल्म का रिलीज है। खिड़की पर टूटने वाली भीड़ को होशियारी से संभालना है। रात का रोना धोना सुब्बू पनौती साबित होता है धंधे में। माँ क्या समझेगी? मलाड के लिए निकलने से पहले वो हनुमान जी के मंदिर में सिर झुकाना नहीं भूलता। धंधे पर कृपा होनी चाहिए ना। उसके टेंशन की खबर नहीं माँ को। टिकट मुफ्त में भी लेने वाला नहीं मिलता कभी कभी। ऊपर से आपसी मारामारी। सभी चाहते हैं कि उनको उसी थिएटर पर धंधा करने का चांस मिले जिसमें अमिताभ बच्चन की फिल्म लगने वाली है। थिएटर की अदला बदली के कायदे कानून भी भूल जाते। छुरा चाकू निकाल लेते। माँ का क्या? 4 घंटों का भांडी कटका निपटाया और चल दी मौसी के घर तफरी करने। आजकल मौसी से बहुत पटने लगी है। पहले दोनों एक दूसरे का मुंह देखना तक बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। चलो ठीक है, जहां भी माँ का मन लगे, चैन मिले। 12 से पहले वो भी घर नहीं लौट पाता। 3 का 30, 3 का 30, बालकनी 50, बालकनी 50। लोगों के चेहरे पर बुदबुदाता हुआ वो चक्कर पर चक्कर मार रहा है। पसीने छूट रहे हैं। पब्लिक एकदम ठंडी है। अमिताभ की फिल्म है। टिकट खिड़की बंद। फिर भी लोग टिकट ब्लैक में लेने को तैयार नहीं। चिंता की बात यह है कि बरामदे में हाउसफुल का पटिया लगा हुआ है मगर भीतर हॉल खाली है। वैसे ये धंधे की पोल है पर आज दाना फिट नहीं बैठ रहा। पब्लिक झांसे में नहीं आ रही है। घूम फिर कर लौट रही है। सो शुरू हुई भी 10 मिनट हो चुके हैं। जबरदस्त फटका लगने वाला है। उसके पास इस शो के 50 टिकट है। माथा घूम रहा है उसका। होगा क्या? इसीलिए चिढ़ रहा था रात को माँ के रोने पर। कलह से भी कभी कुछ अच्छा हुआ है? काम बना किसी का? एक युवक उसके करीब आया। टिकट है? कितना मांगता? उसके चेहरे पर चमक दौड़ी। 30 टिकट। बालकनी के 6 का 3 के भाव में दे दो तो ले लूं। वो दुविधा में पड़ गया। आधे दाम में? अमिताभ की फिल्म के टिकट आधे दाम में? कैसा अंधेर है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अमिताभ की फिल्म माने जैकपॉट। आंख मूंद कर लगा दो पैसा। महीने भर की कमाई हफ्ते भर में। टिकट रद्दी में जाने वाले हैं, ये तो तय है। पर बुद्धिमानी इसी में है कि भागे भूत की लंगोटी भली। जो भी निकल आए। दिमाग में कौंधा कि एक साथी से मशविरा कर ले। जरा मिनट इधर ही ठहरना, कहकर वो भीड़ में गुम हो गया। अपने एक साथी के पास पहुंचकर पूछा। एक गिराक बालकनी का 30 टिकट आधी कीमत में मांगता, दे दूं?
थोड़ा रास्ता देख। रास्ता क्या देखूं? पब्लिक साली वापस जा रही है, मुद्दल भी नहीं निकलने का। साथी उसकी बेसब्री से चिढ़ गया। अबे, धंधे का कुछ उसूल होता। चुप बे, उसूल गया तेल लगाने। इतना खोट, मैं जो निकलेगा वो निकालता। वो स्वयं निर्णय लेता हुआ सा उसके पास से हटाया और उसी युवक के करीब पहुंचा। उसने इशारा किया कि वो टिकट देने को तैयार है, पर यहाँ नहीं। वो पैसे निकालकर सामने वाली मटन शॉप के पीछे आ जाए। फुर्ती से उसने हिप पॉकेट से टिकट निकाले, गिने और युवक की ओर बढ़ा दिए। युवक के हाथ से पैसे लेकर जेब में रख ही रहा था कि अचानक एक अजनबी उस पर पीछे से आकर टूट पड़ा। उसने अजनबी के चुंगल से छूटने की जान मार कोशिश की, खूब छटपटाया, पर तब तक उसे कई अन्य लोगों ने घेर कर दबोच लिया। समझ गया, छूट भागने की कोशिश करना बेकार है। आज चढ़ गया सीआईडी के हत्थे। थिएटर पर भी जबरदस्त छापा पड़ा। अंदर सीटें खाली और बाहर हाउसफुल का पटिया। उसके 3 अन्य साथी छोकरे पकड़े गए, बाकी 7 छिटक गए। हवा थी कि सीआईडी ने घूम घूम कर पब्लिक को टिकट ना खरीदने के लिए दबाव डाला, ताकि वो थिएटर के कर्मचारियों और काला धंधा करने वालों की मिलीभगत को रंगे हाथों पकड़ सके। वो बंद हो गया। मलाड पुलिस चौकी में रात भर उनकी खाल उधेड़ी गई। इंस्पेक्टर सामंत लगातार पूछता रहा कि वो भकुर दे कि वास्तव में उनका सरगना कौन है और किस किस सिनेमा हॉल पर उनके गुर्गे सिनेमा टिकटों की कालाबाजारी करते हैं। दूसरे रोज कुछ साथियों ने जवानें खोल दी। नारायणा पकड़ा गया, रफीक फरार हो गया। गिरगांव का पाटिल और साकिनाका का फिलिप्स भी पकड़े गए। माँ को खबर भेजी गई। माँ जामीन के लिए नहीं आई। रफीक के दोस्तों ने छुड़ाने की पूरी कोशिश की, पर ऊपर से बात आई थी, नीचे वालों ने छोड़ने में मजबूरी जाहिर की। बस इतना हुआ। उम्र छोटी थी, अतः उसे डोगरीवाल सुधार गृह भेज दिया गया। 3 दिन खोपड़ी के पीछे टमाटर भर गुम्मा लिए वो कराहता चटाई पर बिलबिलाता पड़ा रहा। एक बाई डॉक्टर ने आकर जांच की, सुई लगाई, तब कहीं जाकर चौथी रात ठीक से सो पाया। इस दुर्गति और नरक की कल्पना सपने में भी नहीं की थी। बस आंखों के सामने क्षुब्ध माँ का चेहरा डोलता रहा। सच्चाई कैसे पचा पा रही होगी, कैसे चला रही होगी उसके पीछे घर। रफीक का छोटा भाई एक शाम अचानक डोगरीवाल सुधार गृह में उससे मिलने आया। उसी ने माँ के बारे में खबर दी कि वो उसकी अम्मी से लड़ने आई थी। जबरदस्त गाली गलौज किया अम्मी से कि रफीक की गलत सोहबत ने उसके सीधे छोकरे को बरगला दिया, तबाह कर दिया। उसका बंडू ऐसा नहीं था, खूब पढ़ता था, अच्छे नंबर लाता था, कहना मानता था। सुनकर वो फीकी हंसी हंस दिया। माँ उसे मिलने तो आई नहीं। 3 महीने की सजा हुई उसे। रहना उसे बाल सुधार गृह के नरक में ही था। ऊंचे अहाते के किनारे लगे गुलाब के फूलों वाला नरक। उस नरक में एक नहीं, वे सिंह सैकड़ों यमराज घूमते टहलते नजर आते। उन दैत्यों के बीच एक लंबे स्कर्ट वाली भली सी रेखाताई भी उनसे मिलने आती। उससे उसके अपराधी होने के कारणों तथा दवाओं के बारे में पूछती। साथ साथ कॉपी में कुछ लिखती भी जाती, उसे समझाती भी। साथ के कादर ने रेखाताई का वास्तविक परिचय दिया। डॉक्टर नहीं रेखाताई, कुंसिलर है, कुंसिलर, खोपड़ी का डॉक्टर। हम लोगों का साला खोपड़ी पढ़ने को आती है। ऐसी तफरी तो इस धंधे में चलती रहती है यार। कभी कभी मलाई में मक्खी भी गिरती। तू घबराना नहीं, जरूरत का सामान मैं पहुंचाएगा। रफीक के भाई का संकेत उसकी बीड़ी पानी के खर्चे से था। कुछ नोट दिए भी उसे। इधर का सुपरिंटेंडेंट द्विवेदी अप्पुन को बहुत मानता है। चटाई की झिरझिरी तीखी तीलियां पीठ पर कुच रही। नींद नहीं आ रही, ऊपर से मच्छर खून पी रहे। नींद आ जाए तो यही चटाई उसके लिए डनलप का गद्दा साबित हो। पर हो तो हो कैसे?
उस लंबोतरे कमरे में उसे मिलाकर कुल 21 लड़के हैं। कुछ एक नाटे, कुछ बड़े, ठसे मुंह से, एक दूसरे की टांग पर टांग चढ़ाए। उन्हें सोता हुआ पाकर उसे विस्मय होता। घर की चटाई और इस नरक की चटाई में उन्हें कोई अंतर महसूस नहीं हो रहा। क्यों? क्या वे सब जान वाले मुर्दे हैं और वो जान वाले मुर्दों के कब्रिस्तान में रह रहा? कब्रिस्तान की सफेद दीवारें देखकर उसे कितना डर लगता है, और यहाँ कब्रिस्तान में ही रहने को मजबूर है वो। उसे अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। अचानक एक छोकरा नींद में चीखा। उसकी देह भय से एक बारगी कांप उठी। ठंडे पसीने से नहाती। नींद में क्या देखा होगा उस छोकरे ने? क्यों चीखा वो? शायद चीखे ही से उनके पास जागते सोते। चीखे ही चीखे, किस्म किस्म की। सभी इतने खौफनाक माहौल से आए हैं कि नींद में भी वे उन चीखों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाते। उन्हीं में दलते पिसते। कादर ने कल दोपहर अपना किस्सा सुनाया था। सुनकर वो अविश्वास से पलके पटपटाता, माथे पर बल डाले घूरता रहा। बाप मेरा सिद्धा था, गौ सरीखा। माँ का इश्क हो गया साला बनिए से। उसके संग भाग के उसके घर बैठ गई। बहुत समझाया बाप ने, हाथ पांव जोड़ा, पर माँ के मगज में कुछ नहीं चढ़ा। मेरा हवाला भी नहीं। इज्जत आबरू मिट्टी हुई। बाप का भेजा घूम गया। एक रोज माँ को अपना सामान उठा के ले जाने के बहाने घर को लाया और पिलान के मुताबिक घासलेट डालकर फूंक दिया। पर वो मरी नहीं। अस्पताल में उसने पुलिस को बयान दिया कि स्टोव नहीं फटा, बाप बेटे ने मिलकर मेरे को फूंक दिया। पिच्छू? भय से उसकी आंखें फट गई। पिच्छू क्या? कादर ने लापरवाही से सिर झटका। बाप यरवदा जेल में और मैं इधर। उसे अचरज हुआ। कादर अपनी सगी माँ के बारे में कितनी निर्मम भाव से बात कर रहा है, मानो वो अपनी माँ की करुण आपबीती नहीं, मोहल्ले के किसी घर में हुई दुर्घटना का बयान कर रहा हो। निष्ठुर, लगावहीन, बदले से भरा। क्यों घृणा से भर उठा कादर माँ के प्रति? क्यों नहीं हो सकता? अत्याचार दिल और आंखों का पानी मार देता है। मर गया कादर की आंखों का पानी। मिट्टी हो गई माया ममता। कनपट्टियां पसीने से टुहटुहाने लगी। क्यों याद करता है कादर का किस्सा? जब से कादर ने सुनाया, भूल नहीं पा रहा। त्रस्त माँ याद आ रही है। जल्लाद बाप याद आ रहा है। किस्सा सुना सभी ने, पर सब बेखबर खर्राटे भर रहे हैं। एक वही अंतर्द्वंद चकिया में अंजूरी अंजूरी अनाज सा पिस रहा है। कादर ने ठीक किया? ठीक नहीं किया। नहीं, ठीक किया। उसे यही करना चाहिए था। बाप की इज्जत आबरू भी तो कोई चीज थी। बच्चे की माया ममता सब झटक। अपनी माँ की यातना बिच्छू के बिस सी दिमाग में लहरें भरने लगी। उसे भी बाप से नफरत है। बाप को माफ नहीं करेगा वो। उसी के चलते माँ और गुड़िया सी कमली को गुड़िया खेलने की उम्र में मास्टरनी के घर चाकरी करनी पड़ी। उसे बिलक में धंधे में मुंह काला करना पड़ा। कम कमाता है बाप? कादर की माँ की तरह उसके बाप के ऊपर भी इसका भूत सवार है। रेखा और अमिताभ बच्चन सरीखा। इस नरक से छूटते ही वो सीधा सफेद पुल वाली झोपड़पट्टी का रास्ता पकड़ेगा। रफीक की अम्मी ने बताया था उसे कि कोई पूर्णपा की चाली है। तय है कि बाप उसी के घर मिलेगा। खल्लास करके छोड़ेगा उसको। टंटा खत्म। माँ का क्या? जब से उसने आंखें खोली है, उसे भांडी कटका करके पेट पालते पाया। आगे भी पेट भर लेगी। मर्द का वजूद उसके लिए है ही कहाँ। नसें तनाव से तड़कने लगी। छूटा तो पूर्व निर्णय मुताबिक घर न जाकर सीधा सफेद पुल पर आया। परली तरफ वाली झोपड़पट्टी पुल पर से स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वहीं कहीं है पूर्णपा की चाली। चाली की एक खोली में वो रांड और उसका बाप। अभी नहीं भी मिला तो वो उससे निपटे बगैर माँ के पास नहीं जाएगा। निवटने का सामान है उसके कमीज के नीचे। रेलिंग छोड़कर वो भीड़ में शामिल हो गया। तभी
अचानक भीड़ में से उसे पड़ोसन लक्ष्मी अम्मा दिखाई दे गई। वो अनायास उनकी ओर लपका। माँ के हाल चाल जान लेने की उत्सुकता दबा नहीं पाया। पीछे से पुकारा, लक्ष्मी अम्मा, लक्ष्मी अम्मा। लक्ष्मी अम्मा उसकी गुहार सुन चौंक कर पलटी। उसे सामने खड़ा पा प्रसन्नता से पुलकी, अयो बंडू, तू कब छूटा? दुबला बहुत हो गया, खाने को नहीं देते होते जेल में? वे एक साथ तमाम प्रश्न कर बैठी। उसने अपने बारे में जवाब न देते हुए अधीर हो माँ के बारे में जानना चाहा। माँ, माँ कैसी है अम्मा? माँ? लक्ष्मी अम्मा की भौहें में बल सिमट आए। पल भर वो उसे खामोशी से ताकती रही। फिर विस्मय से भर कर बोली, तेरे को नहीं पता? मिली नहीं तेरे को वो? अनिष्ट की आशंका से उसका जी धड़का। क्या हुआ माँ को? बोल अम्मा। सीताबाई ने नया नौरा बनाया। वो तेरी मौसी का देवर होता ना, नारायण सिंधे, उसी के साथ। मेरे को लगता आज उसका रात पाली होएगा। तेरे को घर में मिलेगा। सुनकर वो जड़ हो उठा। लक्ष्मी अम्मा उसकी बाह पकड़कर झकझोरती हुई कुछ पूछ रही थी उससे, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो एकाएक मुड़ा और पलटकर भीड़ को धकियाता हुआ तेजी से पुल उतरने लगा। कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और सुनते रहिए द साइलेंट जोन। मैं फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। विदाई, जय जगन्नाथ।